हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो एक नए ड्रामे का एक्सप्लेनेशन है। कुछ समय पहले मैंने पोल किया था जिसमें से कुछ लोगों ने स्कूल लाइफ के लिए वोट किया और कुछ लोगों ने सुपरनैचुरल या फैंटेसी ड्रामा के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा कुछ लाते हैं जिनमें से आप सब कोई खुश रहें। तो मैंने एक नया ड्रामा लाया है। ये एक शॉर्ट कोरियन टाइम ट्रैवल ड्रामा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत हॉस्पिटल सीन से होती है जहाँ एक लड़की लाई जाती है। ये लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। सुसाइड के लिए इसने गिफ्ट पेपर का इस्तेमाल किया था, लेकिन गिरने के बाद उसके पैर में सिर्फ फ्रैक्चर होती है। तभी हमारा डॉक्टर, जो कि मेल लीड क्योंग ही है, वो आता है और वो उसे ऐटते हुए कहता है कि अगर तुम्हें सुसाइड करना ही था तो स्किपिंग रोप का इस्तेमाल करती, वो नहीं टूटती। चेकअप के टाइम डॉक्टर फिर से उस लड़की को भाषण देता है। तब लड़की उसे कहती है कि मरना कौन चाहता है, मैं तो ज़िंदगी से इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं ये सबसे बस भागना चाहती थी। जिसमें हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे किसी ने एक बार ऐसा कहा था कि अगर आपके लाइफ में कोई है जिससे आप लड़ सको, वो अकेले रहने और मरने से तो लाख गुना अच्छा है। लड़की उसे पूछती है कि आपको ऐसा किसने कहा, लेकिन वो बिना किसी का नाम बताए वहाँ से चला जाता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हमारा मेन लीड उस इंसान से पहली बार अपने स्कूल लाइफ में 18 साल की उम्र में मिला था। वो लड़की एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट थी। क्लास में आते ही अपने इंट्रोडक्शन के टाइम वो बोलती है, मैं लोगों को पीठ पीछे धोखा देती हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहना सभी कोई। हमारा मेन लीड स्कूल के टाइम एक मॉडल स्टूडेंट हुआ करता था जिसे पढ़ाई के सिवा कुछ और नहीं लेना देना। लेकिन स्कूल के कुछ बुली उसे कहाँ छोड़ने वाले। उससे अपना होमवर्क कराते, स्नैक्स लाने को कहते, दिन रात भगाते रहते, उससे पैसे छीनते और पता नहीं क्या क्या करते। ये सब करने के बाद भी बदले में उसे क्या मिलता? सिर्फ पिटाई। उसके अलावा उसे कुछ नसीब नहीं होता था। तो ये सबसे परेशान होकर एक दिन वो पंखे से लटक कर सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसी वक्त फीमेल लीड आ जाती है और उसके सुसाइड नोट को पढ़ती है, जिसमें उसने अपनी ख्वाहिशें लिखी थी कि मरने के बाद वो क्या क्या चाहता है। जैसे मरने के टाइम कौन से गाने बजने चाहिए, मरने के टाइम पैसों को संस्था में देना है ताकि समाज का कुछ भला हो जाए, और वगैरह वगैरह। ये सब पढ़ के वो उसका मजाक बनाती है। अब बोलती है कि अगर तुम्हें समाज के लिए कुछ करना ही है तो अपने पैसे से करो। उसी वक्त पंखे की रस्सी टूट जाती है और मेल लीड धड़ाम से नीचे गिरता है। फीमेल लीड उसे कहती है कि अगर मरना था तो स्किपिंग रोप का इस्तेमाल करते, वो नहीं टूटती, इससे ज़्यादा अच्छी होती। जाते वक्त फिर उसे वो छेड़ते हुए कहती, और तुमने अपनी पॉन्स डिलीट कर दी क्या, और सारी सर्च हिस्ट्री, अफेयर्स, ये सब तो बहुत ज़रूरी है, मरने से पहले सब करके जाना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती। मेल लीड तो सोच ही रहा होता है कि उसके आसपास अभी क्या हो रहा है, तभी अचानक से पंखा धम से उसके साइड में गिरता है। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस उसे फिर से परेशान करते हैं और वो फिर से छत पर सुसाइड करने चला जाता है। फीमेल लीड उसे वहाँ दिखती है। वो उसे कहती है, लगता है इस बार तुम अपने पॉन और सर्च हिस्ट्री डिलीट करके आए हो। और फिर वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर लाइफ में कोई है जिससे तुम लड़ाई कर सको, मारपीट कर सको, वो अकेले रहने से बहुत अच्छा है। इसलिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन मेल लीड भी बहुत परेशान था। उसकी लाइफ भी आसान नहीं थी। वो रोते रोते कहता है, सिर्फ बोलना आसान है, मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ तुम्हें क्या पता। वो लोग मुझे बहुत पीटते हैं, बहुत परेशान करते हैं, छोटी छोटी बात पर मुझे तंग करते हैं। लेकिन ये सारी बातें मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। वो भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन वो सब चीज़ों से इतना परेशान है कि वो इन चीज़ों से बस दूर भागना चाहता है। फीमेल लीड कहती है, अगर तुम जिंदा रहोगे तो तुम भाग सकते हो इन सब चीज़ों से, लेकिन मरने के बाद तुम क्या करोगे? तब तो तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। सच में दोस्तों, लाइफ किसी की आसान नहीं होती है, लेकिन मरना किसी चीज़ का जवाब नहीं होता। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो फीमेल लीड उसे कहती है कि तुम जितना शर्मिंदा हुए हो उससे कई ज़्यादा शर्मिंदा मैं उन्हें करवाऊंगी, तो चलो तुम मेरे साथ। और बिल्कुल हीरो एंट्री के साथ वो जाती है और बुली के लीडर का ना सिर्फ ट्राउज़र बल्कि उसके पैंट को भी पूरे स्कूल के सामने खोल देती है। ये सीन तो क्या ही बोले इसके बारे में। और पूरा स्कूल इस नज़ारे को एंजॉय करता है। और अब हमारे मेन लीड का दिल पहली बार किसी के लिए धड़कना शुरू हो गया था। अगले दिन उसे शुक्रिया करने के लिए वो उसके लिए एक क्लिप लाता है जिसमें बटरफ्लाई बनी हुई होती, क्योंकि कोरियन में नाबी, जो कि हमारे फीमेल लीड का नाम है, नाबी का मतलब तितली या बटरफ्लाई होता है। लेकिन वो इतना शर्मीला होता है कि वो उसे दे ही नहीं पाता उस क्लिप को। शुक्रिया तो दूर की बात है,
अब बुलीज नाभी को परेशान करने के लिए हमारे मेन लीड का इस्तेमाल करते हैं। वो उसके हाथों ही नाभी के ऊपर टमाटर फेंकते हैं और नाभी को बहुत बुरा लगता है। मतलब क्यों नहीं बुरा लगेगा। हमारा मेन लीड भी बहुत शर्मिंदा है। वो उसे माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन नाभी सिर्फ बेवकूफ़ बोलकर वहाँ से निकल जाती। 3 दिन के बाद स्कूल में बात हो रही होती है कि नाभी ने सुसाइड कर ली। हमारा मेन लीड ऐसे बैठा होता जैसे उसे उसकी चिंता ही नहीं, लेकिन सच तो ये है उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की जिसने उसे जीने की हिम्मत दी, उसका हौसला बढ़ाया, उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। अब हम फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं जब क्योंग ही की दी उसे बार बार डेट पर जाने के लिए कहती है, किसी लड़की से मिलने को बोलती, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। जिस पर वो पूछती है, क्यों, तुम्हें अब दूसरी नाभी चाहिए क्या? वो कहता, मुझे तो नाभी ठीक से याद भी नहीं, और फिर वो फ़ोन कट कर देता है। बाद में वो अपने फ्रेंड से ड्रिंक पर मिलता है तो वो भी उसे कहता कि तुम्हारी नज़र में नाभी बिल्कुल हीरो जैसी थी और अब तक ऐसे ही बसी है तुम्हारे दिमाग में। लेकिन क्योंग ही फिर से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और वो कहता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बारे में सोचकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे वो याद है, बस, और कुछ भी नहीं। और हमें ये भी पता चलता है कि बुलीज क्योंग ही को सिर्फ उसके फ्रेंड के कारण परेशान करते थे। हुआ यूँ था कि उसके फ्रेंड ने एक दिन उसे एक बुक मांगा और क्योंग ही ने कुछ इस तरीके से उस किताब को फेंका कि वो सीधा उस बुली के लीडर के सिर पर लगी। मेरे लीड को हमेशा इस बात का पछतावा है कि क्यों उसने एक मोटी ही किताब को फेंका, और क्यों वो किताब कहीं और नहीं बल्कि स्कूल के सबसे बदमाश लड़के को ही लगी। और इसके साथ ही क्योंग ही की उल्टी गिनती शुरुआत हो गई। लेकिन क्योंग ही के दोस्त ने तो ये सबसे अपना पल्ला ही झाड़ लिया था और उसने अपनी दूरी बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अगर उन बुलीज को पता चलता कि वो क्योंग ही का दोस्त है तो वो उन्हें भी परेशान करते और उसकी लाइफ भी नर्क बन जाती। लेकिन कुछ सालों के बाद हुआ यूँ कि अब वो उसका जीजू बन गया है। क्योंग ही की बहन की शादी उससे हो गई है, तो अब तो जीवन भर चाह कर भी वो उससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता और वो दोनों साथ साथ अब जीवन भर हैं। उसका फ्रेंड उसे रियूनियन में आने को बोलता है, लेकिन क्योंग ही कहता, नहीं, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, कोई है ही नहीं जो जिससे मैं मिल सकूँ। तो उसका फ्रेंड कहता, क्यों, वहाँ नाभी नहीं है इसलिए। अब हमारा मेन लीड तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता इस बात को। वो फिर से कहता, मुझे नाभी बिल्कुल ही याद नहीं, उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला है मेरे सामने। लेकिन जब वो नशे की हालत में धुत होता है तो वो नाभी की सुंदरता के पुल बांधना शुरू कर देता। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसकी स्माइल, उसके हर बारे में, उसकी हर एक चीज़ उसको अच्छे से याद थी। क्योंकि की बहन भी वहाँ जाती है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है, तुम इस बुद्धू के साथ क्यों पीने आ गए? वो बोलता है, ये बुद्धू तुम्हारा भाई है और मेरा दोस्त। क्योंकि उनसे पूछता है, क्या तुम लोगों को पता है बुद्धू और बेवकूफ़ में क्या फ़र्क है? वो कहते, दोनों सेम ही तो चीज़ है। वो कहता, नहीं, बुद्धू जब उसने मुझे पहली बार कहा था तो बहुत प्यार से, बहुत क्यूटली बोला था, लेकिन जब उसने मुझे बेवकूफ़ कहा था तो उस दिन वो बहुत गुस्से में थी। क्योंकि की बहन उसे समझाती है कि कब तक तुम उसकी याद में रहोगे, 10 साल हो गए हैं, वो तुम्हारी गलती नहीं है कि वो अब इस दुनिया में नहीं। और तुम दोनों तो डेट भी नहीं करते थे, डेट करते तो समझ में आता, लेकिन तुम अकेले उससे पसंद करते थे और वो तो इस बात को जानती तक नहीं थी। क्योंकि कहता है, उस दिन मैंने नाभी पर टमाटर फेंका था, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो वो बदमाश लड़का उसके ऊपर फेंकता और फिर नाभी और हर्ट हो जाती। मैंने उसी की फीलिंग्स को ध्यान रखकर देखा, लेकिन शायद वो मेरे पॉइंट को समझ ही नहीं पाई। क्योंकि अभी तक इस गम से बाहर नहीं निकला है कि उसका पहला प्यार जिसने उसे जीने की उम्मीद दी थी, उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। उसके दोस्त और उसकी बहन आपस में बहस कर रहे होते हैं और क्योंकि वहाँ से फिर निकल जाता। फिर वो एक स्टोर में जाता है जो कि नाभी के पापा का होता है और वो उनसे बोलता है, आपकी बेटी थी वो, आप उसे 19 साल से जानते थे, तो आपकी ये हालत मुझे समझ में आती है, लेकिन मैं क्यों? मैं तो मुश्किल से उसे 3 महीने से जानता था, मेरी ऐसी हालत क्यों हो गई है? उसके पापा उससे कहते हैं कि मेरी बेटी थी वो, लेकिन फिर भी मैं घर नहीं जाता था, मैं घर जाना ही नहीं चाहता था और मैं काम का बहाना कर कर बाहर ही रहता था हमेशा। इसलिए मुझसे ज़्यादा तो तुमने नाभी को देखा होगा, तुमने उसके साथ ज़्यादा समय बिताई होगी। जिस पे क्योंगी कहता है कि सच में आप बहुत ही बुरे बाप हो। नाभी के पापा कुछ खाने को लाने जाते हैं
और क्योंकि नाभी की फ़ोटो को देखता है, उस पे वो उसी बटरफ्लाई क्लिप को रखता है और कहता कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, न मैं तुम्हें ये दे पाया और ना ही अपने दिल की बात बोल पाया। वो नाभी की पर्सनल डायरी को देखता है और सोचता है पढूं या ना पढूं, लेकिन फिर उससे रहा नहीं जाता। उस डायरी में नाभी ने उसके बारे में भी लिखा था, जिस दिन वो सुसाइड करने वाला था और नाभी ने क्लासरूम में उसे देख लिया। ये पढ़कर उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। आगे जब वो पढ़ता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। नाभी ने लिखा था, ये सब बहुत मुश्किल है मेरे लिए, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ कोई मदद करो। वो हेल्प चाहती थी किसी से। तभी पीछे रेडियो से आवाज़ आ रही होती है। हर इंसान की लाइफ में ऐसा समय आता है जब वो समय को पीछे कर उस समय में वापस जाना चाहता है ताकि वो किसी अपने से मिल पाए। क्योंकि कहते हैं हाँ नाभी से। फिर से रेडियो से आवाज़ आता है, लेकिन अगर आप समय में पीछे जाने के बाद वापस वर्तमान में नहीं आ पाए तो क्या फिर भी समय में पीछे जाना चाहोगे? वो कहते हैं हाँ, अगर बस एक यही तरीका है जिससे मैं नाभी से वापस मिल पाऊँ तो मैं ज़रूर वापस जाना चाहूँगा। ये सब बज ही रही होती है, तभी उसे दरवाजे के बाहर नाभी दिखती है। ये उसका सपना था, नशा था, वहम थी, कौन जाने, लेकिन उसे देखते ही वो उसके पीछे भागने लगता है। बहुत दूर भागते भागते वो एक दरवाज़ा के बाहर आता है जिससे बहुत तेज रोशनी आ रही थी, मानो डोरेमोन का कोई एनीवेयर डोर है, और वो दरवाजे के अंदर चला जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने कमरे में होता है। उसकी बहन उसे जगाने आती है तो वो बोलता है सुबह सुबह तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तो उसकी बहन जवाब देती क्योंकि ये घर मेरा भी है। और फिर वो अपनी दीदी का जवान चेहरा देखकर बिल्कुल हैरान ही हो जाता है। आईने में खुद को 18 साल का लड़का देखकर उसे विश्वास ही नहीं होता। वो कैलेंडर देखता है, न्यूज़पेपर देखता, सब जगह 9 जुलाई 2007 था। यानी वो डोरेमोन के एनीवेयर डोर नहीं बल्कि टाइम मशीन थी और वो समय में 10 साल पीछे आ गया था। उसे अब तक ये सपना लग रहा था क्योंकि वास्तव में ये पॉसिबल नहीं था। हमें भी पता ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन ड्रामा है इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और भागता भागता वो मेट्रो जाता है और सामने उसे नाभी दिखती है। ओरिजिनल लाइफ में यानी कि इस टाइम ट्रैवल से पहले वो दोनों अब तक बात नहीं किए थे एक दूसरे से, इसलिए वो जानते भी नहीं थे। सामने नाभी को देखकर वो कहाँ कुछ सोचे समझे। पूरे 10 साल के बाद वो अपने पहले प्यार से पहली बार मिल रहा था। उसे इस बात का होश ही कहाँ। वो बिना कुछ सोचे समझे भागकर अचानक से सबके सामने उसे जोर से गले लगा लेता है और नाभी बिल्कुल हैरान हो जाती है। तो इसके साथ ही पहला पार्ट ख़त्म होता है। तो क्या हमारा मेन लीड अपने पहले प्यार को बचा पाएगा या फिर बचाते बचाते उसकी लाइफ खुद उथल पुथल हो जाएगी? तो ये सब जानने के लिए हमें अगले पार्ट्स देखने होंगे। तो आपको अगले पार्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं उस पर आगे काम कर सकूं। और आपको कैसा लगा कहानी आप प्लीज़ मुझे बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।